सब्सक्राइब कीजिए द कॉमर्स ट्यूटर यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे चैनल से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं द कॉमर्स ट्यूटर। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन के छठे लेक्चर में रिड्रेसल एजेंसीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जो गवर्नमेंट ने सेटअप की है, जहां पर जाकर कंज्यूमर जो है वो अपना दुखड़ा जो है वो सुना सकता है। और ये सारी रिड्रेसल एजेंसीज़ जो है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर सेटअप की गई हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये कैसे फंक्शन करती है, इसके बारे में थोड़ा सा तो हमने पिछले लेक्चर में देख ही लिया था, लेकिन इस लेक्चर में हम इसको डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले दोस्तों, अनअकैडमी आपके लिए लाया है सेक्शनल टेस्ट सीरीज़, जहां पर आप अपने क्लैट की तैयारी को और भी अच्छे से कर सकते हैं। तो सेक्शनल टेस्ट सीरीज़ क्या है? ये एक सब्जेक्ट बेस्ड डेडिकेटेड टेस्ट है ऑन द लेटेस्ट क्लैट पैटर्न। तो यहाँ पर क्या होगा कि मंडे से फ्राइडे तक 3 से 3:30 बजे तक अलग अलग सब्जेक्ट्स के टेस्ट्स होंगे। तो मान लो कि अगर आपको लगता है कि कोई सब्जेक्ट आपका वीक है जिसको आपको स्ट्रॉन्ग करना है, या कोई सब्जेक्ट में आप ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग हो उसको आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, तो आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट भी ले सकते हो। और सबसे अच्छी बात है कि ये जो है पूरा सेक्शनल टेस्ट सीरीज़ ये बिल्कुल फ्री है। आप यहाँ पर स्क्रीन में दिखाए जा रहे कोड को यूज़ करके अगर उनके वेबसाइट पे या ऐप पर जाके सब्सक्राइब करोगे तो आप इस फ्री टेस्ट सीरीज़ को इस कोड के द्वारा अनलॉक कर सकते हो और बिना कुछ पे किए आप इसको देख सकते हो। हर टेस्ट के बाद उस टेस्ट का एक डिटेल्ड एनालिसिस होगा जहां पर आपको उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी मिलेगी। और इस टेस्ट का ये भी फ़ायदा है कि आप पूरे क्लैट पैटर्न को प्रैक्टिस कर सकते हैं सेक्शन बेस्ड, यानी कि सब्जेक्ट बेस्ड। आप अपने टेस्ट टेकिंग टाइम को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने वर्बल प्रावेस और रीडिंग स्पीड को भी इम्प्रूव कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस टेस्ट लेते हैं तो। और जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर आपको लगता है कि आप वीक हो तो आप उसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हो उन टेस्ट की हेल्प से। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का पता चल जाएगा एक बार आप ये टेस्ट लोगे तो बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई भी पैसे आपको नहीं देने हैं। जस्ट हमारा ये वाला जो कोड है इसको आप यूज़ करो अनअकैडमी की वेबसाइट में जाके और ये टेस्ट को अनलॉक कर लो और अपनी क्लैट की प्रिपरेशन को फटाफट स्टार्ट कर दो। अब चलिए हमने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो देखो यहाँ पर पॉइंट वाइज चीज़ें दी हुई हैं और मैंने काफ़ी कुछ हाईलाइट भी कर रखा है, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि इससे आपको नहीं पढ़ाऊँगा। मैं नीचे स्क्रॉल कर जाता हूँ। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है जो कि काफ़ी अच्छा लगा मुझे, और यहाँ से पढ़ाने में मुझे ऐसा लगा कि सहूलियत होगी। तो देखो एक्चुअली यहाँ पर मैं बताना भूल गया कि 3 रिड्रेसल एजेंसीज़ हैं, ऑलरेडी डिस्कस हम कर चुके हैं। एक है डिस्ट्रिक्ट फोरम, दूसरा है स्टेट कमीशन, तीसरा है नेशनल कमीशन। तो कुछ कुछ बातें तो हम जान ही चुके थे लास्ट क्लास में। इस क्लास में हम थोड़ा सा और डिटेल्स में इनके बारे में जानेंगे। तो देखो सबसे पहले कंपोजिशन, ये जो डिस्ट्रिक्ट फोरम है इसमें कौन कौन लोग होते हैं। तो एक तो बंदा यहाँ पर होता है प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट होता है। यहाँ तक कि तीनों में प्रेसिडेंट है, देख लो इसमें भी प्रेसिडेंट है, इसमें भी है। तो डिस्ट्रिक्ट फोरम की बात करते हैं। जो प्रेसिडेंट होता है उसके साथ 2 अदर मेंबर्स, उसके साथ 2 और मेंबर्स भी होने पड़ते हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट एंड 2 अदर मेंबर्स होता है। और यहाँ पर लिखा है कि ये जो 2 अदर मेंबर्स हैं उसमें से एक मेंबर को महिला होना चाहिए, यानी कि वुमन होना चाहिए। तो प्रेसिडेंट मेल या फीमेल हो सकता है और उसके साथ 2 अदर मेंबर्स हो सकते हैं जिसमें एक मेंबर को महिला होना ही पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया डिस्ट्रिक्ट फोरम। स्टेट कमीशन का क्या है? स्टेट कमीशन में भी एक प्रेसिडेंट एंड नॉट लेस देन 2 अदर मेंबर्स। तो यहाँ पर भी एक प्रेसिडेंट और मिनिमम 2 अदर मेंबर्स, यानी इससे 2 से ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पर देखो डिस्ट्रिक्ट फोरम में लिखा है कि प्रेसिडेंट एंड 2 अदर मेंबर्स, नॉट लेस देन बात नहीं लिखी गई है, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि प्रेसिडेंट एंड नॉट लेस देन 2 अदर मेंबर्स, यानी कि प्रेसिडेंट के साथ मिनिमम 2 मेंबर्स हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी होंगे तो चलेगा, ठीक है। तो इनमें से भी एक मेंबर जो है उसको एक महिला होना ही पड़ेगा, ओके। अच्छा, तीसरा क्या है? नेशनल कमीशन। नेशनल कमीशन में क्या है? इसमें एक प्रेसिडेंट होगा और इसके साथ एटलीस्ट कम से कम 4 अदर मेंबर्स, 4 अदर मेंबर्स होने ज़रूरी हैं। और इन चारों मेंबर्स में भी एक मेंबर जो है वो एक महिला होना ज़रूरी है। तो तीनों में कॉमन क्या है? कॉम्पोजिशन के केस में तीनों में कॉमन है कि प्रेसिडेंट सब में चाहिए, ओके। और एक चीज़ कॉमन है कि हर मेंबर, प्रेसिडेंट के अलावा हर मेंबर में एक मेंबर जो है वो वुमन होना चाहिए तीनों के केस में, ओके। लेकिन डिस्ट्रिक्ट फोरम में बोला है कि 2 अदर मेंबर्स प्रेसिडेंट के अलावा चलेगा। स्टेट कमीशन में मिनिमम 2 अदर मेंबर्स, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और नेशनल कमीशन में एटलीस्ट 4 अदर मेंबर्स, 4 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ओके। अब देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है।
डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन में प्रेसिडेंट जो है वो कौन बन सकता है। हम किसी ऐरे गैरे को तो प्रेसिडेंट बना नहीं सकते, कोई जाना माना पढ़ा लिखा इंसान ही प्रेसिडेंट बनेगा। अब ये प्रेसिडेंट कौन बनेगा, देखो डिस्ट्रिक्ट फोरम के केस में वर्किंग या एक रिटायर्ड जज, ठीक है, वर्किंग या रिटायर्ड जज, कहाँ का जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कोई भी वर्किंग या कोई रिटायर किया गया हुआ जज जो है वो प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट फोरम में बन सकता है। स्टेट कमीशन के केस में वर्किंग और रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट। तो फर्क क्या है, डिस्ट्रिक्ट फोरम में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और स्टेट कमीशन में हाई कोर्ट का कोई रिटायर्ड या वर्किंग जज चाहिए। और नेशनल कमीशन क्योंकि देश के लेवल पे है, वहाँ पर वर्किंग और रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, याद रखना नेशनल कमीशन के केस में सुप्रीम कोर्ट का कोई वर्किंग या रिटायर्ड जज ही प्रेसिडेंट बन सकता है। ओके, प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, कौन प्रेसिडेंट को नौकरी देता है, कौन प्रेसिडेंट को इसमें बिठाता है, तो डिस्ट्रिक्ट फोरम और स्टेट कमीशन के केस में स्टेट गवर्नमेंट बैठाता है, ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ए सिलेक्शन कमिटी। तो सिलेक्शन कमिटी एक होती है, उसका रिकमेंडेशन लिया जाता है, लेकिन फाइनली अपॉइंट स्टेट गवर्नमेंट ही करती है। स्टेट कमीशन का क्या होता है, प्रेसिडेंट इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। तो स्टेट कमीशन के केस में भी स्टेट गवर्नमेंट ही करती है यहाँ पर, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ऐसे ही अपॉइंटमेंट नहीं कर सकती प्रेसिडेंट की, उसको कंसल्ट करना पड़ता है किससे, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है, अब हर स्टेट में हर राज्य में एक हाई कोर्ट होता है। जैसे कि आप अगर महाराष्ट्र में रह रहे हो तो वहाँ पर एक हाई कोर्ट होगा, आप अगर आप अगर गुजरात में रह रहे हो तो वहाँ पर भी एक हाई कोर्ट होगा। तो जिस भी स्टेट का स्टेट कमीशन है, वहाँ के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्ट करने के बाद स्टेट गवर्नमेंट स्टेट कमीशन के प्रेसिडेंट को अपॉइंट कर सकती है, ठीक है। उसके बाद नेशनल कमीशन में प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो यहाँ पर चेंज है, पहले दोनों में स्टेट गवर्नमेंट था, तो क्योंकि यहाँ पर पूरे देश की बात है तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, लेकिन किससे कंसल्ट करके, आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करती है, ठीक है। अब देखो जुरिस्डिक्शन, जुरिस्डिक्शन क्या है, कौन सा ये जो रिड्रेसल एजेंसी है वो किस केस में काम आता है। देखो ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस की है कि डिस्ट्रिक्ट फोरम जो है ये जहाँ पर आपका वैल्यू ऑफ गुड्स या सर्विसेज जो है जिसके अगेंस्ट में आपने कंप्लेंट की है वो 20 लाख से ज़्यादा एक्सीड नहीं करता है, अप टू 20 लाख है, वहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाके कंप्लेंट कर सकते हो। स्टेट कमीशन में 20 लाख से शुरू होकर 1 करोड़ तक, 20 लाख से नहीं, 20 लाख तक तो यहाँ है, 20 लाख 1 रुपये से 1 करोड़ रुपए तक के जो कंप्लेंट्स हैं वो स्टेट कमीशन में होंगे, और नेशनल कमीशन में 1 करोड़ से ऊपर के जो कंप्लेंट्स होंगे वो नेशनल कमीशन में होंगे, ठीक है। ये चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। और अपील अगेंस्ट ऑर्डर, ऐसा भी तो हो सकता है कि डिस्ट्रिक्ट फोरम का जो ऑर्डर है वो आपको पसंद नहीं आया, आप उसके अगेंस्ट में अपील करना चाहते हो, या स्टेट कमीशन का नहीं पसंद आया तो उसके अगेंस्ट में, तो ऐसा हो सकता है। तो अगर कोई बंदा डिस्ट्रिक्ट फोरम के ऑर्डर से खुश नहीं है तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट वो अपील कर सकता है स्टेट कमीशन में, यानी कि नेक्स्ट हायर अथॉरिटी को अपील कर सकता है विदिन 30 डेज। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था एक पैसा भी जमा रखना पड़ता है 25% और 25,000, ठीक है। ये था, यहाँ पर था 35% और 25,000, ऐसा ही कुछ था, ओके। तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में अगर आपको जजमेंट पसंद नहीं आई तो आप स्टेट कमीशन में अपील कर सकते हो 30 दिनों के अंदर। स्टेट कमीशन की जजमेंट भी अगर आपको पसंद नहीं आ रही है, या कोई बंदा अगर डायरेक्ट स्टेट कमीशन में गया है, मान लो 20 लाख से ऊपर का केस था उसका, तो वो डायरेक्ट स्टेट कमीशन में गया लेकिन वहाँ का जजमेंट उसको पसंद नहीं आया, तो नेशनल कमीशन में अप्लाई कर सकता है, अपील कर सकता है विदिन 30 डेज जजमेंट निकलने के। और कोई अगर नेशनल कमीशन के ऑर्डर से खुश नहीं है तब आप पूछोगे कि सर वो कहाँ जाएगा, नेशनल कमीशन के ऊपर तो कुछ नहीं है, लेकिन नेशनल कमीशन के ऊपर भी है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो नेशनल कमीशन में भी अगर आपको लगता है कि आपका जो जजमेंट है वो सही नहीं है, उसके अगेंस्ट में आपको अपील करना है, तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाके आप 30 दिनों के अंदर अपील कर सकते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट फिर उस केस को देखेगी। तो ये जो था, ये तीनों के बीच में कंपैरिजन जो था और तीनों की डिस्कशन हो गई, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। तो कुछ छोटी छोटी बातें यहाँ पर हैं कि प्रेसिडेंट कौन बन सकता है, कौन प्रेसिडेंट को अपॉइंट करता है, जुरिस्डिक्शन क्या है, ये सब चीज़ें याद रखना, कंपोजिशन में कौन कौन होते हैं।
तो ये सब चीज़ें याद रखना, ये आपके काफ़ी काम आ सकता है एग्जाम में, मल्टीपल चॉइस या आपसे डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, एक और टॉपिक जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओ। तो हमारे देश में 500 से ज़्यादा कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हैं और एनजीओज़ हैं जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के फील्ड में काम कर रहे हैं, जिसका कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर है। देखो, कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये मुंबई में है। सिटीजन एक्शन ग्रुप, ये भी मुंबई में है। कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, ये अहमदाबाद में है। और कॉमन कॉज, ये न्यू दिल्ली में है। और कंज्यूमर यूटिलिटी ट्रस्ट सोसाइटी वगैरह। तो ये सारे जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये कुछ फंक्शंस फॉलो करते हैं, ये कुछ फंक्शंस अदा करते हैं। वो क्या है, इनका काम क्या है, वही हमको यहाँ पर लास्ट टॉपिक में देखना है। तो सबसे पहला देखो, सबसे पहले किसी भी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या होगा? कंज्यूमर्स को एडुकेट करना, जो थोड़े कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो गांव में रहते हैं, या ऐसे भी जनरल पब्लिक जो है, उनको हमेशा बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती हैं कि अगर उनको कोई चीट करता है, अगर उनको कोई सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट देता है तो उनको कहाँ जाके कंप्लेन करना है, वगैरह वगैरह चीज़ें। तो इन सब बारे में एडुकेट करना, कंज्यूमर राइट्स के बारे में, कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में एडुकेट करने का काम होता है इन एजेंसीज़ का। ठीक है, ये कैसे करते हैं? ट्रेनिंग कैंप्स करवाते हैं, सेमिनार्स करवाते हैं, वर्कशॉप्स करवाते हैं। इनसे ये पब्लिक को, विलेजर्स को कंज्यूमर राइट्स के बारे में बताते हैं। दूसरा पॉइंट है पब्लिशिंग पीरियोडिकल्स एंड अदर पब्लिकेशंस। तो ये जो एजेंसीज हैं, कभी कभी कोई मैगजीन्स या पब्लिकेशंस निकालती हैं, जिसके द्वारा जो है ये नॉलेज कंज्यूमर में स्प्रेड करती हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट है कैरिंग आउट कंपैरेटिव टेस्टिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। अब ये लोग क्या करते हैं कि कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनकी टेस्टिंग भी करवाते हैं लैबोरेटरीज़ में। ठीक है, तो बहुत सारे कंपनीज़ हैं, खाने पीने की चीज़ें निकालते हैं, तो वो चीज़ें जो है वो सेफ़ हैं कि नहीं है, क्या वो खाने लायक है कि नहीं है, ये सब चीज़ों की टेस्टिंग वगैरह बीच बीच में ये लोग करते रहते हैं, ताकि अगर किसी चीज़ में कोई बैड प्रोडक्ट पाया गया जो आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो फिर वो लोग उसको सावधान कर सके कंज्यूमर्स को, और कंपनी के अगेंस्ट में एक्शन ले सकें। और लेबोरेटरी में टेस्ट कराने के अलावा ये लोग क्या करते हैं कि ये जो टेस्ट रिजल्ट्स आते हैं ना, इसको पब्लिश भी करवाते हैं, या तो न्यूज़पेपर में या इनके पीरियोडिकल्स में, पब्लिकेशंस में। इससे कंज्यूमर को पता चलता है कि जो प्रोडक्ट वो कंज्यूम कर रहे हैं वो कितना सेफ है और कितना नहीं। ठीक है। encouraging consumers to strongly protest and take action against exploitative and unfair trade practices। तो बहुत कंज्यूमर्स क्या होते हैं ना कि अगर मान लो वो ठगा भी गया हो, या उनको चीटिंग कर ली हो, उनका लॉस हो गया हो किसी प्रोडक्ट के कारण या किसी सेलर के कारण, तो वो क्या करते हैं कि झमेले में नहीं जाना चाहते। वो कहते हैं कि कौन केस करेगा, छोड़ो, हटाओ, ये सब झमेले में पड़ना नहीं है, जो लॉस हुआ हुआ सह लेंगे। लेकिन कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस ये कंज्यूमर को बताती हैं कि देखो, आप ऐसा लॉस मत सहो, आपके साथ चीटिंग हुई है, आप इसको प्रोटेस्ट करो, इसके अगेंस्ट एक्शन लो, वरना ये सेलर जो हैं ये क्या करेंगे, किसी और को चीट करेंगे। आज आपको किया है, कल किसी और को करेंगे। अगर कंज्यूमर प्रोटेस्ट नहीं करें इनके अगेंस्ट में, तो इनका जो है वो ये चीट करने का सिलसिला जो है ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, इनको सबक सिखाना ज़रूरी है। इसके बाद का पॉइंट है प्रोवाइडिंग लीगल असिस्टेंस टू कंज्यूमर्स। अब बहुत सारे कंज्यूमर्स जो गांव में रहते हैं वो डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन ये सब थोड़ी जानते होंगे, चप्पल घिस जाएंगे इनके चक्कर लगाते लगाते। तो ये जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस है, अगर कंज्यूमर उसके पास गया तो वो कंज्यूमर को लीगल असिस्टेंस भी देते, वो हेल्प करते हैं इनका केस को डिस्ट्रिक्ट फोरम में, स्टेट कमीशन में पुटअप करने के लिए। ठीक है, लीगल एडवाइस देते हैं, एड देते हैं। तो इससे क्या होता है कि कंज्यूमर को लीगल रेमेडी मिलने में हेल्प होती है। फाइलिंग कंप्लेंट इन कंज्यूमर कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ कंज्यूमर। अब छोटे छोटे कंज्यूमर होते हैं, गरीब होते हैं, किसी सेलर ने उसको ठग लिया, उनके पास इतनी टाइम भी नहीं होती है और इतना मौका भी, इतना ज्ञान भी नहीं होता है कि वो किसी कंज्यूमर कोर्ट में जाके केस करें। अब मान लो कि एक छोटा सा किसान है, वो किसी चीज़ में ठगा गया, तो वो खेत में काम करेगा कि कोर्ट में जाएगा केस करने के लिए? तो उसके अगेंस्ट में क्या होता है कि अगर उसके पास टाइम नहीं है या उसको उतनी समझ नहीं है, तो उस कंज्यूमर के बिहाफ में ये ऑर्गेनाइजेशन ही कंप्लेंट फाइल कर देती है कंज्यूमर कोर्ट में। ठीक है, टेकिंग एन इनिशिएटिव इन फाइलिंग केसेज इन कंज्यूमर कोर्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ द विलेजर जनरल पब्लिक, नॉट फॉर एनी इंडिविजुअल। अब क्या होता है कि ये तो एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात की हमने। कभी कभी क्या होता है कि मान लो कि कोई प्रोडक्ट टेस्ट करने में पाया गया कि ये प्रोडक्ट हानिकारक है, ओके, और ये प्रोडक्ट जो है धड़ल्ले से मार्केट में बिक रहा है। तो बहुत सारे लोग जो इस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं वो जानते ही नहीं है कि ये प्रोडक्ट खतरनाक है, तो उनके लिए तो खतरा है। तो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, किसी एक इंडिविजुअल के नहीं, पूरे जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए कभी कभी ये ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं कंज्यूमर कोर्ट्स में केस फाइल करती हैं कुछ कंपनीज के अगेंस्ट में। ठीक है,
ताकि बहुत सारे लोग उस धोखाधड़ी से या ख़राब क्वालिटी के प्रोडक्ट के साइड इफ़ेक्ट से बच सकें। हेल्पिंग गवर्नमेंट एजेंसीज टू रिजॉल्व केसेज ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन एंड टू कैरी ऑन कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम। तो गवर्नमेंट एजेंसीज को भी ये हेल्प करती हैं कंज्यूमर अवेयरनेस करने में और कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन के केसेस जो हो रहे हैं उनको बंद कराने में। ठीक है। लास्ट पॉइंट है मोटिवेटिंग पीपल टू आस्क फॉर क्वालिटी मार्क्स सच एज ISI एग मार्क। तो ये लोग कुछ ऐसे भी कैंपेन्स करते हैं जहाँ पर ये लोगों को बोलते हैं कि आप कोई भी प्रोडक्ट मत खरीदो, प्रोडक्ट में क्वालिटी मार्क्स चेक करो, जैसे कि सोने में हॉलमार्क चेक करो, दूसरे प्रोडक्ट्स में जो है ISI मार्क चेक करो, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में एग मार्क चेक करो। ठीक है। आजकल तो ISO 9001 वगैरह क्या क्या आ गया है। तो ये सब जो क्वालिटी कंट्रोल मार्क्स हैं इनको देखने के बाद ही आप खरीदो। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि जब भी अगर आप एक हेलमेट खरीद रहे हो तो एक अच्छा हेलमेट खरीदो जिसमें मिनिमम ISI मार्क तो हो ही। तो ये सारी चीज़ें जो है ये अवेयरनेस फैलाती है कंज्यूमर में कि वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट खरीदें जिससे उनको उससे फ़ायदा पहुँचे, कोई नुकसान ना हो। ठीक है। तो इतना सारा ये ही था, कुछ ज़्यादा है नहीं यहाँ पर। तो इसके साथ ये चैप्टर की डिस्कशन ख़त्म होती है। आगे देखते हैं कि हम शायद केस स्टडीज़ वगैरह करेंगे। जो भी होगा मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।